तो नमस्कार। आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। यह आपके लिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रहा होगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में जुटा नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना पर नीति आयोग ने कार्य शुरू कर दिया है। आयोग इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगा है। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य विकसित राष्ट्र बनाने में किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। इस विजय डॉक्यूमेंट आयोग को दे, जिनमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाए। नीति आयोग से पत्र आने के बाद बिहार सरकार ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू करते हुए योजना एवं विकास विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया। योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए अन्य विभागों से भी सुझाव मांगा है। योजना विभाग के सूत्रों का कहना है कि बिहार ने आर्थिक विकास, कृषि और एलाइड सेक्टर, उद्योग, आधारभूत संरचना, श्रम, रोजगार, कौशल, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के लिए विभिन्न पहलुओं को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग को देने के लिए तैयार कर रहा है। बिहार की योजना एवं विकास विभाग को दी गई विशेष जानकारी विकसित भारत बनाने में बिहार के योगदान को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है योजना एवं विकास विभाग। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा भारत। एक विकसित भारत के साथ एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए आर्थिक विकास का आशय एक लचीली और मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को उद्यमिता, नए प्रयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं पर्यावरणीय स्थिरता में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण होना चाहिए। पर्यावरण को पुनर्स्थापन, संरक्षण और लचीलेपन के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सक्षम होना चाहिए। अब हम जानेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका इस्तेमाल आप सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एवं करेंट अफेयर्स सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाढ़ से सुरक्षा के लिए 225 योजनाओं पर होगा काम। अब जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की मौजूदगी में बाढ़ से बचाव संबंधी निर्माण कार्य, इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, राज्य में बाढ़ पूर्व तैयारी के निर्माण अब कनीय जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर अपने सामने करवाएंगे। साथ ही कार्यपालक अभियंता प्रतिदिन इसका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देंगे। कंक्रीट संबंधी काम का सैंपल लेकर उसकी जांच होगी। यह निर्देश जल संसाधन विभाग ने बाढ़ पूर्व तैयारी के कार्यों को तय समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के लिए दिया है। इसके तहत मुख्यालय स्तर से भी निगरानी बढ़ाने की तैयारी है। इन सभी कार्यों का समय समय पर निरीक्षण उड़नदस्ता दल से करवाने का निर्देश दिया गया है। उड़नदस्ता दल अपने निरीक्षण की रिपोर्ट अब अधिकारियों के अलावा संबंधित ठेकेदार को भी देंगे। साथ ही पहल के निरीक्षण में सुधार संबंधी सुझावों के पालन की भी समीक्षा करेंगे। यदि काम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो संबंधित ठेकेदार को कार्यपालक अभियंता नोटिस देकर स्पष्टीकरण पूछेंगे। साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई होगी। देखिए, विभाग ने दी 75 योजनाओं के काम करने की मंजूरी। सूत्रों के अनुसार राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए फिलहाल बांधों के रखरखाव को छोड़कर करीब 225 योजनाओं पर काम किया जाएगा। इस पर अनुमानित लागत करीब 900 करोड़ रुपए है। फिलहाल जल संसाधन विभाग ने करीब 75 योजनाओं पर काम करने की मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत करीब 330.71 करोड़ रुपये है। इसके अलावा कोसी और गंडक नदी के नेपाल के हिस्से में बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए करीब 32.17 करोड़ रुपए की लागत से 20 योजनाओं को बेहतर करने का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से करीब 331.97 करोड़ रुपए की लागत से 129 अन्य बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों की मंजूरी का इंतजार है। यह लेख आपको बिहार में बाढ़ की चुनौती से निपटने एवं उसमें बाढ़ की चुनौती से निपटने में क्या क्या भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा भोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट, वोटिंग की पहल के साथ शुरू हुआ इंडियन वोटर लीग। पटना नगर निगम की ओर से शुक्रवार को इंडियन वोटर
लीग का उद्घाटन बैंड के धुन और लेजर शो के साथ उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन, DM शीर्षद कपिल एवं नगर आयुक्त अनिवेश पराशर ने मतदान करने की अपील की। देखिए, इंडियन वोटर लीग का मेन उद्देश्य यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग कैसे मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन वोटर लीग की शुरुआत की गई है। पटना विमेंस कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड, राज्य का पहला संस्थान। ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के किस संस्थान को A++ का ग्रेड मिला है, तो पटना विमेंस कॉलेज को मिला है। नेक्स्ट, JEE एडवांस के लिए बिहार से 13,588 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट, UGC नेट का अब 15 तक करें आवेदन। UGC नेट का जो परीक्षा है उसके लिए आप आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई है और इसकी परीक्षा 18 जून को आयोजित होगी। नेक्स्ट, निःशुल्क कोचिंग के लिए 17 तक आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए आवेदन का एक और मौका दे दिया है। किसी भी बोर्ड से 10वीं सफल स्टूडेंट 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। BSEEB सुपर 50 नाम से इसे शुरू किया गया है। समिति 10वीं पास आउट स्टूडेंट्स को भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ देगी। 2026 में इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट समिति की निःशुल्क कोचिंग की तैयारी के लिए आवेदन coach.coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर कर सकते हैं। B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र चयन में पटना पहली और गया दूसरी पसंद है। 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET 2024 के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। CET 2024 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 मई से आरंभ है। 10 मई शाम तक 50,892 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करा लिया है। CET B.Ed की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए राज्य भर के 11 शहरों के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि केवल एक सप्ताह में ही 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए अपना पंजीयन करा लिया है। इस वर्ष यह आंकड़ा एक सप्ताह में ही पूरा हो गया है। जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं किए वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री 2024 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट, CBCS स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल नए विषयों के लिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स के तहत राज्य के विश्वविद्यालय में शुरू किए गए 3+1 स्नातक पाठ्यक्रम में कई नए विषय शामिल है। विश्वविद्यालय इन संबंधित विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति चाहती है। राजभवन ने इस मामले में अपनी सैद्धांतिक सहमति देते हुए संबंधित विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाए, खासतौर पर उन विषयों के लिए जिनके लिए पद पहले से स्वीकृत नहीं है। राजभवन ने रिक्त पदों को जल्दी भरने की मंशा जाहिर की है। राजभवन में कुलपतियों के साथ हालिया बैठक में कुलाधिपति ने कुलपतियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की स्वीकृत बल के तहत रिक्त पदों की समीक्षा की जाए। नेक्स्ट, राज्य का बढ़ेगा हरित आवरण, लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। क्या है, अभी राज्य का हरित आवरण 16% है, जबकि इसको 33% होना चाहिए। लक्ष्य है 33%, लेकिन अभी राज्य का हरित आवरण मात्र 16% है। देखिए, राज्य का हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण के संतुलन के लिए मार्च 2025 तक करीब 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसकी कार्य योजना की तैयारी चल रही है। पौधारोपण की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की होगी। इस पौधारोपण में अन्य विभाग की भी मदद करेंगे। फिलहाल राज्य का हरित आवरण करीब 16% के आसपास है। राज्य की करीब 250 नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य नर्सरियों या दूसरे प्रदेशों से खरीदकर पौधे मंगाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य में पौधारोपण के लिए जीविका, NTPC, विभिन्न सरकारी संस्थाएं, विभिन्न गैर सरकारी संगठन सहित अन्य संस्थानों को भागीदार बनाया जाएगा। साथ ही इन सभी को पौधारोपण का लक्ष्य दिया जाएगा और पौधा उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर चर्चा होगी।
इस अभियान में भागीदारी के लिए सभी संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसमें विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा कर पौधारोपण के बाद इसके रख रखाव को लेकर खास चर्चा होगी। इसका मकसद अधिक से अधिक पौधों को जीवित रखना है। देखिए 10 फुट से अधिक ऊंचाई वाले पौधे लगाने की तैयारी। राज्य के चौथे कृषि रोड मैप में अगले 4 साल तक लगातार हर साल 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत नदी तटों और सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाने हैं। सभी सड़कों के किनारे 5 वर्ष से अधिक उम्र और 10 फुट से अधिक ऊंचाई वाले पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अन्य जगहों पर करीब 4 फुट की ऊंचाई वाले पौधे बहुतायत में लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसका इस्तेमाल आप प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों जगह कर सकते हैं। भारत की तलवारबाजी टीम में बिहार का आकाश। रूस के कजान में 17 से 22 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाली भारतीय तलवारबाजी टीम का चयन हुआ है। मेडल लाउन नौकरी पाओ योजना के तहत आकाश कुमार बिहार सरकार के गृह विभाग में एसआई के पद पर नियुक्ति हुई थी। छपरा निवासी आकाश कुमार कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। वर्ष 2017 में बैंकॉक आयोजित थाईलैंड ओपन तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंडर 16 में आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के आकाश कुमार किस खेल से संबंधित है, तो तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, 50% बुजुर्ग तंगहाल नहीं कराते इलाज। देश के शहरी क्षेत्रों के करीब 50% बुजुर्ग आर्थिक तंगी और परिवहन संबंधी चुनौतियों के कारण नियमित रूप से चिकित्सकों के पास नहीं जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा 62% से अधिक है। देश भर में बुजुर्गों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित एक नई अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एनजीओ एजबेल द्वारा यह सर्वे किया गया है। इसमें कहा गया कि आगरा के निवासी 78 वर्षीय प्रभाकर शर्मा, जो 1 दशक से गठिया से पीड़ित है, उन्हें नियमित जांच के लिए अस्पतालों में जाना परेशान करने वाला और कठिन लगता है, जो अक्सर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय उपचार को स्थगित करने के लिए मजबूर करता है। यह टॉपिक आपको सामाजिक समस्या से संबंधित है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देश का सबसे बड़ा बहुभाषी और किफायती JNI मंच हनुमान लॉन्च हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बहुभाषी और किफायती स्वदेशी जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता JNI मंच हनुमान शुक्रवार को पेश किया गया। यह 12 भारतीय भाषाओं सहित 98 वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। ये 12 भारतीय भाषा हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सिंधी है। इसके अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, इतालवी, जर्मन, जापानी, कोरियाई जैसी 80 अन्य भाषाओं का समर्थन करेगा। नेक्स्ट, आर्कटिक और हिमालय पर भारत के शोध पढ़ेंगे बच्चे। आर्कटिक, अंटार्कटिका और हिमालय पर अनुसंधान में भारत की प्रगति जल्द ही स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल हो सकती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने पाठ्यक्रम में नवीनतम विकास को शामिल करने के लिए NCERT से संपर्क कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने स्कूली पाठ्यक्रमों में इन क्षेत्रों में अनुसंधान के महत्व को सामने लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। हमने भी उन्हें इस संबंध में एक पत्र लिखा है। देखिए, NCERT हाल ही में अंटार्कटिका अभियान, आर्कटिक और हिमालय और जलवायु परिवर्तन सहित कुछ अन्य पहलुओं के महत्व को सामने लाने के लिए प्रयासरत है। तो इस पर काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका अभियान का उल्लेख NCERT की पाठ्यपुस्तकों में मिलता है, लेकिन सामग्री को लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया। आर्कटिक और हिमालयी क्षेत्र में चल रहे शोध का ये बहुत सीमित उल्लेख है। कोविड-19 के बाद NCERT ने पाठ्यपुस्तकों से जलवायु परिवर्तन, मानसून और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे विषयों को हटा दिया, जिससे विवाद हो गया। परिषद ने बाद में स्पष्ट किया कि महामारी के मद्देनजर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए विषयों को हटा दिया गया। इन किताबों पर अभी भी काम चल रहा है और ये 2026 तक सभी कक्षाओं को उपलब्ध होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अंटार्कटिका के लिए सर्वोच्च शासी निकाय ATCM की 46वीं बैठक और 26वीं CEP बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठकें 20 से 30 मई तक कोची में होगी, जहां दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान में लगे देश वैज्ञानिकों गतिविधियों और भावी योजनाएं साझा करेंगे। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। 1983 में स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री बर्फ में डूबने के बाद छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट, मानव तस्करी के जाल में
मासूम। देश में मानव तस्करी का नेटवर्क अब तक समाप्त नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है। यह सामाजिक समस्या में काम आ सकता है। बिहार के जोगबनी से चलकर राजधानी दिल्ली के आनंद विहार तक आने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में हाल ही में 93 बच्चों की मानव तस्करी के लिए राजस्थान और उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। शुक्र है कि सभी बच्चों को प्रयागराज जंक्शन पर मानव तस्करों के चुंगल से सुरक्षित बचा लिया गया। इस मामले में 9 एजेंटों ने सीमांचल एक्सप्रेस के विभिन्न डिब्बों में 6 समूहों में बाल तस्करी को अंजाम दिया, जो अपराध की संगठित प्रकृति को रेखांकित करता है। यह स्पष्ट है कि मानव तस्कर किस प्रकार बेखौफ होकर काम करते हैं, खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हाशिए पर मौजूद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरणों के बारे में सोचना चिंताजनक है, जब ऐसे मामलों को पता ही नहीं चल पाता और निर्दोष जिंदगियां शोषण के चक्र में फंस जाती है। हालांकि मानव तस्करी अंतर्राष्ट्रीय अपराध के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में से एक है। भारत में बस 2021 तक मानव तस्करी के करीब 7000 मामले सामने आ चुके हैं। मौजूदा मामलों में बच्चों की उम्र सीमा 9 से 16 साल के बीच में है। जीवन के जिन प्रारंभिक चरणों में बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, इसके बजाय वे तस्करी की अंधेरी खाई में अपने अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं। मानव तस्करी सिर्फ एक अपराध नहीं, यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह व्यक्तियों से उनकी स्वायत्तता, गरिमा और स्वतंत्रता छीन लेता है। मानव तस्करी से निपटने के प्रयास बहुआयामी और सहयोगात्मक होने चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियां सरकारों, गैर सरकारी संगठनों एवं समुदायों को तस्करी नेटवर्क को खत्म करने, अपराधियों पर मुकदमा चलाने और बचे लोगों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस जटिल मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए रोकथाम, सुरक्षा और अभियोजन के साथ साथ चलना चाहिए। निवारक उपायों को गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसी असुरक्षा के मूल कारणों को संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समुदायों को बेहतर जागरूकता बढ़ाने और सतर्कता को बढ़ावा देने से व्यक्तियों को तस्करी के मामलों को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। लिहाजा हम सभी को इस आधुनिक गुलामी को खत्म करने के लिए अपने संकल्प में एकजुट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को उनकी परिस्थितियों के बावजूद सम्मान और स्वतंत्रता का जीवन जीने का अवसर मिले। नेक्स्ट, 2026 तक दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा भारत। वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस ने कहा कि इस मामले में भारत 2024 में जर्मनी और 2026 में जापान को पछाड़ देगा। नेक्स्ट, इसरो ने रचा कीर्तिमान, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। 665 सेकेंड की अवधि के लिए किया गया हॉट परीक्षण। 97% कच्चे माल की बचत करता है नया इंजन। इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण का कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया, जिसे आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को बताया कि नया इंजन 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। LPSC ने इंजन को फिर से डिजाइन किया, जिससे यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के अनुकूल हो पाया। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में 9 मई को 665 सेकेंड की अवधि के लिए AM तकनीक के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल हाट परीक्षण किया गया। यह इंजन PSLV के ऊपरी चरण का PS4 इंजन है। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट होता है। PSLV के चौथे चरण के लिए पारंपरिक PS4 इंजन का उपयोग किया जाता है। इस इंजन को बनाने के लिए अपनाई गई लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक ने पार्ट्स की संख्या 14 को घटा के 1 कर दी, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल की काफी बचत हुई। पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया के लिए 565 किलोग्राम फोर्जिंग और सीट की तुलना में इस इंजन में केवल 13.7 किलोग्राम मेटल पाउडर का इस्तेमाल हुआ। एक अन्य खबर के अनुसार इसरो की कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी या PP मोड में हेवी लिफ्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 विकसित करने के लिए उद्योग जगत के भागीदारों को आमंत्रित किया। भारी उपग्रहों को लॉन्च करने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए NSIL ने प्रतिवर्ष 2 रॉकेटों की मौजूद क्षमता के मुकाबले हर साल 4-6 LBM 3 श्रेणी के रॉकेट का उत्पादन करना चाहता है। NSIL ने बयान में कहा कि NSIL ने संभावित बोलीदाताओं से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया है। NSIL ने कहा कि वह 10 से 15 वर्ष की अवधि में LBM 3 का उत्पादन करने के लिए
पीपीपी ढांचे के माध्यम से भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी के विकल्प तलाश रहा है। यह विज्ञान और पदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतरिक्ष वाले चैप्टर में बहुत काम आ सकता है। औद्योगिक उत्पादन मार्च में 4.9% बढ़ा। खनन क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते मार्च में घरेलू औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मासिक आधार पर 4.9% रही है, जो इसी वर्ष फरवरी में 5.6% थी। मार्च 2023 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर 1.9% थी। नेक्स्ट, भारत ने पोखरण में किए 3 सफल परमाणु परीक्षण। 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने 1998 में जो परमाणु परीक्षण किए थे उसका नाम शक्ति 98 रखा था, जबकि भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। नेक्स्ट, पहली बार कंप्यूटर से मैच हार के शतरंज के विश्व चैंपियन। 1997 में आजीवी IBS द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को हरा दिया था। नेक्स्ट, पृथ्वी से टकराया सौर तूफान, लाल हो गया लद्दाख का आसमान। कृत्रिम कोशिकाओं से जगी उम्मीद, यह आपको विज्ञान पदों के स्टेम सेल वाले चैप्टर में बहुत काम आ सकता है। क्या है? हमारे शरीर के भीतर विभिन्न अंगों की कोशिकाएं अब विशिष्ट तरह के कार्य करती है। शोधकर्ता इन कोशिकाओं की खूबियों को कृत्रिम कोशिकाओं में उतारना चाहते हैं। नेचर केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शरीर की कोशिकाओं की तरह दिखने और कार्य करने वाली कृत्रिम कोशिकाएं बनाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जीवन के आवश्यक निर्माण खंड डीएनए और प्रोटीन में हेरफेर करके ऐसी कोशिकाएं बनाई जा सकती है। इस तरह की उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। इससे रीजेनरेटिव मेडिसिन, शरीर में दवाओं की डिलीवरी और नैदानिकी उपकरणों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञानी ऐसे कपड़ों या उत्तक बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो अपने पर्यावरण में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो और गतिशील तरीके से व्यवहार करे। कोशिका और उत्तक खास प्रोटीनों से बनते हैं। कोशिका का ढांचा बनाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। इस ढांचे को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। इसके बिना कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकती। साइटोस्केलेटन कोशिकाओं को आकार और पर्यावरण की प्रतिक्रिया में लचीला होने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक प्रोटीन का उपयोग किए बिना साइटोस्केलेटन के साथ कोशिकाएं बनाई जो आकार बदल सकती है और अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया कर सकती है। इसके लिए एक नई पेप्टाइड डीएनए तकनीक का उपयोग किया। पेप्टाइड एमिनो एसिड की छोटी सी श्रृंखला है। डीएनए आमतौर पर साइटोस्केलेटन में प्रकट नहीं होता है। विज्ञानियों ने डीएनए के अनुक्रमों की फिर से प्रोग्रामिंग की ताकि वे वास्तुशिल्प सामग्री के रूप में कार्य करें और पेप्टाइड्स को एक साथ बांधें। इस प्रोग्राम की नई सामग्री को अब पानी की एक बूंद में रखा गया तो संरचनाओं ने आकार ले लिया। इस तरीके से डीएनए की प्रोग्रामिंग करने की क्षमता का मतलब है कि विज्ञानी विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए कोशिकाएं बना सकते हैं और बाहरी तनावों के प्रति कोशिका की प्रतिक्रिया को भी ठीक कर सकते हैं। जीवित कोशिकाएं कृत्रिम कोशिकाओं की तुलना में अधिक जटिल है। उनका व्यवहार अधिक अप्रत्याशित होता है। जैविक कोशिकाओं के विपरीत कृत्रिम कोशिकाएं 50 डिग्री सेल्सियस पर भी स्थित थी। इसका अर्थ यह है कि विज्ञानी असाधारण क्षमताओं वाली कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की कोशिकाएं मानव जीवन के अनुपयुक्त वातावरण में कार्य कर सकेगी। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ जीवन बनाती है। यह कृत्रिम कोशिका तकनीक हमें प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग में सक्षम पहला कंप्यूटर Z3 पेश किया गया। 1941 में आज इंजीनियर कोनराड जूस ने बर्लिन में पहली बार प्रोग्रामिंग में सक्षम एवं पूरी तरह से फंक्शनल कंप्यूटर पेश किया था। इस डिजिटल कंप्यूटर को Z3 नाम दिया गया। यह मशीन एक हवाई हमले में नष्ट हो गई। जूस के विचार आज भी कंप्यूटर को आकार दे रहे हैं। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला विमान बना नोर्गे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।